हेलो एवरीवन। उम्मीद आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी बेटा आपकी। तो हम बात अगर करें तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा मेंडलीव का आवर्त नियम एवं मूल आवर्त सारणी, यानी कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में हम डिस्कस करें। पिछले लेक्चर में अगर हम बात करें तो हमने तत्वों का वर्गीकरण पढ़ा था बेटा, और तत्वों के वर्गीकरण में जो महत्वपूर्ण योगदान था वो डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत हमने पढ़ा। हमने डी चैन कोटोइस का सिद्धांत पढ़ा बेटा। हमने न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ा और साथ में हमने लोथर मेयर का वक्र पढ़ा। इनमें अगर हम बात करें तो लोथर मेयर सक्सेस साइंटिस्ट रहे हैं, यानी कि तत्वों को क्लासिफिकेशन बहुत आसानी से कर पाए वो। लेकिन जो लोथर मेयर थे उन्होंने भी 1869 में ही तत्वों का क्लासिफिकेशन कर पाए थे, और जो मेंडलीव थे वो भी 1869 में ही तत्वों का क्लासिफिकेशन कर पाए। मेंडलीव ने इसको प्रकाशित कर दिया था, यानी कि मेंडलीव ने इसको जो जो हमारे पास मैगजीन वगैरह होती है उसमें इन्होंने शो कर दिया था, यानी कि अपनी मेंडलीव को साइंटिस्ट के सामने शो कर दिया था। जबकि लोथर मेयर वो प्रदर्शित नहीं कर पाए थे, यानी कि वो छपवा नहीं पाए थे अपनी सारणी को। राइट, मेंडलीव छपवा दिए थे, इसलिए जो क्रेडिट है वो मेंडलीव को जाता है। मेंडलीव के नाम से हम पढ़ते हैं, जबकि लोथर मेयर भी सक्सेस रहे हैं क्लासिफिकेशन करने में। क्लियर है बात। लेकिन मेंडलीव को क्रेडिट क्यों जा रहा है? क्योंकि इन्होंने प्रकाशित कर दी थी। समझ रहे हो बात को? अच्छा, मेंडलीव की जब हम आवर्त सारणी पढ़ते हैं बेटा, तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेंडलीव के आवर्त नियम की, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की, तो मेंडलीव कुछ चीजों के बारे में डीपली विचार कर रहे थे। न्यूलैंड का अष्टक नियम भी आया था, क्योंकि न्यूलैंड ने स्टार्टिंग करी थी कि जो तत्वों में जो है ना वो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखो, तो एक नियमित अंतर के बाद, या सॉरी, एक पहला एलिमेंट 8वें एलिमेंट से समानता प्रदर्शित करता है, ये हमारे पास न्यूलैंड ने कहा था। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत अच्छे से चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब न्यूलैंड के दिमाग में, मेंडलीव के दिमाग में भी यही चीजें बात घूम रही थी। तो मेंडलीव ने परमाणु भार और गुणों के बीच या तत्वों के गुणों के बीच एक रिलेशन निकाला। इन्होंने कहा कि जो तत्वों का मूल लक्षण है, इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लेना बेटा, जो तत्वों का मूल लक्षण है वो परमाणु भार है, यानी कि जो प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करेगी परमाणु भार पर। परमाणु भार बदलेगा तो प्रॉपर्टीज बदलेगी, परमाणु भार अगर सेम रहेगा तो प्रॉपर्टीज सेम रहेगी। इन्होंने मूल लक्षण परमाणु भार को दिया। अब इन्होंने कहा कि अगर मैं तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखूं, तत्वों को परमाणु भार के बेटा बढ़ते हुए क्रम में रखूं, क्लियर है बात, बढ़ते हुए क्रम में रखूं, तो एक निश्चित अंतराल के बाद, एक नियमित अंतराल के बाद गुणों में समानता पाई जाती है, यानी कि प्रॉपर्टीज रिपीट होती है, गुणों में आवर्तिता पाई जाती है एक निश्चित अंतराल के बाद। अब न्यूलैंड ने ये बात नहीं कही थी, न्यूलैंड ने तो कहा था हर पहला एलिमेंट 8वें एलिमेंट से समानता प्रदर्शित करता है, जबकि मेंडलीव ने ये बात नहीं कही। मेंडलीव ने कहा एक निश्चित अंतराल के बाद गुणों में समानता पाई जाती है, मतलब या तो पहले से 8वें में समानता होगी, या पहले से 18वें में समानता होगी, 19वें में, जो भी है। मतलब उन्होंने एक इंटरवल दिया, वो इंटरवल फिक्स नहीं करा कि यहां से यहां तक ही होगा, यानी कि पहले से 8वां ही करेगा, ऐसा कोई इंटरवल फिक्स नहीं करा। इन्होंने कहा कि एक निश्चित अंतराल के बाद गुणों में समानता पाई जाएगी, उसमें आवर्तिता पाई जाएगी, और इसके बेसिस पे इन्होंने एक नियम दिया। लेकिन एक और बात जो ध्यान रखना, जो मेंडलीव का बड़ा अचीवमेंट था, वो ये था कि मेंडलीव के टाइम पर 63 तत्व ज्ञात थे, 63 एलिमेंट्स हमें पता थे, 63 एलिमेंट्स पता थे, और इन्होंने 63 एलिमेंट्स को सटीक क्लासिफाई करा था, सही जगह फिट करा था। जैसे मान लीजिए आप किसी भी चीज को अरेंज कर रहे हो, किसी भी चीज को, मान लीजिए किसी फंक्शन में गए तो कुर्सी को अरेंज कर रहे हो, टेबल को अरेंज कर रहे हो, बहुत सारी चीजें अरेंज कर रहे हो, या कहीं भी जाते हो, और जब आप चीजों को सीक्वेंस में रखते हो, वो सीक्वेंस अच्छा बन जाए, बहुत अच्छा बन जाए, तो जैसे आपकी वाह वाह होती है कि भाई बहुत अच्छा आपने मैनेज करा चीजों को। सेम ऐसे ही इन्होंने, इनके टाइम में 63 एलिमेंट्स थे, और 63 के 63 एलिमेंट को ये एक पीरियोडिक टेबल में क्लासिफाई कर पाए थे परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। इसलिए बड़ा अचीवमेंट ये भी था कि इन्होंने 63 के 63 एलिमेंट को फिट कर दिया था टेबल के अंदर परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे ही परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रख रहे थे, इसके बेसिस पर इन्होंने एक नियम दिया जिसे बोलते हैं मेंडलीव का आवर्त नियम। अब ये मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है बेटा? ये कहते हैं कि जो तत्व है उनको अगर मैं परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखूं, तो जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, यानी कि जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण है
वो परमाणु भारों के आवर्ती फलन है। इस आवर्ती फलन का मतलब क्या है कि अगर मैं तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखूं तो एक नियमित अंतराल के बाद गुणों में पुनरावृत्ति मतलब समानता पाई जाएगी। इस आवर्ती फलन का मतलब यह है। तो आप देख सकते हो डेफिनेशंस को बेटा, ध्यान से समझना। सन 1869 में रूसी वैज्ञानिक मेंडेलीव, ध्यान रखना बेटा, रूस के अंदर मेंडेलीव पढ़ते हैं, वह आ जाएगा यहाँ, और अंग्रेजी में मेंडेलीव पढ़ते हैं, तो वो आप मेंडेलीव पढ़ो या मेंडेलीव पढ़ो, बात एक ही रहेगी। ने तत्वों के परमाणु भार तथा उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बीच संबंध का अध्ययन किया। समझ रहे हो बात? तो परमाणु भार उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के बीच संबंध का अध्ययन किया और यह स्पष्ट किया कि जो परमाणु भार है वो तत्वों का मूल लक्षण है। ये बात आपको पता होना चाहिए कि जो तत्वों का मूल लक्षण होता है वो मेंडेलीव के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो पता हो बेटा, परमाणु भार होता है। अच्छा, तथा तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर एक नियमित अंतराल के बाद, यानी कि एक नियमित अंतराल से भौतिक और रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति मतलब आवर्तिता होती है, रिपीट होती है। प्रॉपर्टीज, पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीट होना, प्रॉपर्टीज रिपीट होती है एक निश्चित इंटरवल के बाद। अच्छा, इसके आधार मानकर मेंडेलीव ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे मेंडेलीव का आवर्त नियम कहते हैं। इसके अनुसार, ध्यान से सुनना बेटा, ये मेंडेलीव का आवर्त नियम है। क्या कहता है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण तत्वों के परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण है वो तत्वों के परमाणु भारों के क्या होते हैं बेटा, आवर्ती फलन होते हैं। यहां तक आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो मेंडेलीव, ध्यान से सुनो, सिर्फ अगर पूछा जाता है तो मेंडेलीव का आवर्त नियम पूछा जाएगा आपसे, हिस्ट्री के बारे में थोड़े पूछेंगे आपसे। तो मेंडेलीव का आवर्त नियम आप पढ़ सकते हो बहुत आसानी से, लेकिन जो एक एक बात है यहाँ पर वो आपको सारी बात अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो पढ़ना है, समझना है बेटा, रट्टाफिकेशन नहीं बजाना, मेन पॉइंट को हाईलाइट कर लेना। जैसे मैं आपसे कहूं कि तत्वों का मूल लक्षण बताओ क्या होता है मेंडेलीव के अकॉर्डिंग, तो आप कहोगे सर परमाणु भार होता है। मेंडेलीव का आवर्त नियम सुना हो तो आप कहोगे तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब क्या है इसका आवर्ती फलन का, कि सर तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर एक नियमित अंतराल के बाद गुणों में समानता पाई जाती है। इस बेसिस पर आपको चीजें समझनी और एक्सप्लेन करना है। क्लियर है बात? आगे चलते हैं बेटा। अब बात करते हैं मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी। तो मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी को हम समझते हैं बेटा अच्छे से। हाँ, तो अगर हम बात करें बेटा मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी की, तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, जो मेंडेलीव है उन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा और क्रम में रखने के बाद इन्होंने कहा एक नियमित अंतराल के बाद गुणों में पुनरावृत्ति होती है। अब इन्होंने कहा कि जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी है, इन्होंने कहा उसके अंदर जो समूह है बेटा, जो ग्रुप है जिसे मैं वर्ग बोल सकता हूं, इन्होंने कहा 8 वर्ग होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 8 वर्ग। इसको समझना बेटा अच्छे से। इन्होंने जो मेंडेलीव ने कहा मेंडेलीव की आवर्त सारणी में जो समूह है जिन्हें मैं वर्ग बोलता हूं वो कितने हैं? 8। इन्होंने कहा 1 से 7 तक, 1 से बेटा 7 तक, 1 से 7 तक हर समूह 2 उप समूह में विभक्त होगा, ए और बी में, ए और बी में हर समूह 2 उप समूह में विभक्त होगा 1 से 7 तक। ध्यान से सुनना बेटा, 1 से 7 तक। तो अगर मैं लिखूं 1 2 3 4 5, या बस नॉर्मली मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं बेटा, 1 से 7 तक हर समूह 2 उप समूह विभक्त है, ए और बी में। और ये जो 8वां होगा बेटा, ये जो 8वां समूह होगा, इसमें 3 पंक्तियां होगी। इसमें कितनी होगी बेटा? 3 पंक्तियां होगी। इसको कोई सब ग्रुप में डिवाइड नहीं करा, एबीसी में डिवाइड नहीं करा, बस इन्होंने कहा कि इसके अंदर बेटा 3 पंक्तियां होगी। तो अब ध्यान से सुनना बेटा, 1 से 7 तक 2 सब ग्रुप होंगे, ए और बी। 8वें में 3 पंक्तियां होंगी। 8 हमारे पास क्या होंगे? समूह, जिन्हें हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर खाने, ऊर्ध्वाधर खाने बेटा, ऊर्ध्वाधर खाने। क्लियर बात? दूसरी बात, अगर मैं बात करूं आवर्त की, आवर्त जिसे हम बोलते हैं बेटा क्षैतिज पंक्तियां, क्षैतिज पंक्तियां, पंक्तियां, राइट। इन्होंने कहा इसके अंदर 7 क्षैतिज आवर्त होते हैं, 7 पंक्तियां होती है बेटा।
7 क्षितिजावर्त मतलब 7 पंक्तियां होती है। क्लियर है बात? हाँ, इसमें भी अगर बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, इसके अंदर तो एक ही श्रेणी होगी। लेकिन अगर बात करें बेटा चौथा, पांचवा, छठा, सातवें में भी एक ही होगी। इसमें दो श्रेणी, हर एक समूह जो है ना, हर एक आवर्त जो है वो दो श्रेणियों में विभक्त हो जाएगा। हर एक आवर्त कितने में बेटा? दो श्रेणियों, फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज के अंदर। ये हम देख लेंगे। इस तरीके से इन्होंने क्लासिफाई करा और परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा। जैसे आप देख सकते हो बेटा, यहां पर हमारे पास अगर बात की जाए, यहां पर बेटा, तो ये हमारे पास पीरियड्स है जो मैं नीचे को चल रहा हूं, ऐसे पीरियड्स में चल रहा हूं बेटा नीचे को, 1 2 3 या ना 4, फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, आप देख सकते हो, फिफ्थ फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, सिक्स फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, सात को हमने दिखाया नहीं इसमें। हमें तो चीजों कॉन्सेप्ट समझना है बेटा। क्लियर है बात? सॉरी, इसको समझ लेना बेटा अच्छे से। चलो ऐसे समझ लेते हैं, इसको अच्छे से समझना बेटा। अच्छा, ये हमारे पास है यहाँ पर ग्रुप्स। यहाँ की अगर मैं बात करूँ, ये हमारे पास क्या बेटा? ग्रुप्स है। ये समूह, ऐसे में समूह में चल रहा हूं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, और ये 7 और ये 8। ये 8 है बेटा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये ऑक्साइड दे रखा है कि हमारे पास कौन से समूह का ऑक्साइड कैसे बनेगा, जिन्हें हम संयोजकता बोलते हैं। या हाइड्राइड दे रखा है इसको प्रूफ करने के लिए कि ग्रुप की जो संयोजकता है वो कितनी होगी। तो अगर मैं बात करूं, इस ग्रुप जितना जिसका जो समूह होगा उसकी संयोजकता भी उतनी होगी। इन्होंने कहा इसकी संयोजकता 1 होगी बेटा, इसकी 2 होगी हमारे पास, इसकी 3 होगी बेटा, इसकी हमारे पास 4 होगी, ग्रुप 4 की 4 होगी, 5 की संयोजकता कितनी होगी? तो इन्होंने कहा 8 में से 5 को घटाओ, जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो उसकी संयोजकता होगी। तो वापस इन्होंने 3 संयोजकता कही इसकी संयोजकता 3 होगी बेटा, इसकी वापस 2 होगी क्योंकि 6 में 8 में 6 घटाओगे 2 बचेगा। इसकी बेटा इन्होंने कहा कि आप 8 में से 7 घटाओ तो 1 बचेगा। और इसकी संयोजकता के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करा इन्होंने, इनकी संयोजकता के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करा। अब ध्यान सुनो, हर समूह दो, हर 1 से 7 तक हर समूह 2 उपसमूह विभक्त है बेटा। आप देख सकते हो ए और बी में, ये भी ए और बी देख सकते हो आप, ए और बी, एक्चुअल में बी यहां आएगा बेटा, ए और बी। ऐसे यहाँ ए और यहाँ बी, ए और यहाँ बी, ए और यहाँ बी, ए और यहाँ बी, सातवां देखो ए और बी। 8वें में 3 पंक्तियां हैं, 3 अलग अलग हैं, आप देख सकते हो 3, 1 2 3। लेकिन उन्होंने इसको भी अच्छे से मतलब पूरी तरीके से ओपन नहीं करा। हम लॉन्ग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए 8 को 3 पंक्तियों में डिवाइड कर दिया था, 1 2 और 1 3। खैर हम वो बाद में देख लेंगे, आगे चलते हैं। तो इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। याद रखना बेटा, फ्लोरीन के बाद नियोन आता है, लेकिन उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। मेंडलीव के समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, तो आप इसमें अक्रिय गैस देख भी नहीं सकते। अच्छा, फिर आता है हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आपको पता ही है, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम। एक और बात, इन्होंने जो है ना ए ग्रुप वाले एलिमेंट और बी ग्रुप वाले एलिमेंट जो बनी के हैं दोनों, उनको एक ही जगह रखा। हालांकि इनकी में प्रॉपर्टी की कोई सिमिलैरिटी नहीं थी, गुणों में कोई समानता नहीं थी। यानी कि जो पोटेशियम है वो कॉपर के साथ कोई भी प्रॉपर्टी में समानता नहीं रख रहा था, सिवाय इसके कि इनकी संयोजकता समान थी। इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी में समानता नहीं रख रहा था। हालांकि ये इसका फेलियर पॉइंट भी रहा है, वो आगे हम देखेंगे। इसका आगे बढ़ते हैं बेटा। कुछ जगह ये फोकस करना बात, कुछ जगह इन्होंने जो जब परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा तो प्रॉपर्टी में समानता, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा तो कुछ जगह प्रॉपर्टी में समानता शो नहीं हो रही थी। इसलिए उन्होंने क्या करा, जो कम परमाणु भार वाला तत्व था उसे पहले रख लिया, सॉरी जो ज्यादा परमाणु भार वाला तत्व था उसे पहले रख लिया, जो कम परमाणु भार वाला तत्व था उसे बाद में रख लिया। जो कि आप यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर कोबाल्ट और निकिल में देखने को मिलेगा बेटा आपको, कोबाल्ट और निकिल में। अगर कोबाल्ट का परमाणु भार देखें आप, तो कोबाल्ट का परमाणु भार है 58.9 लगभग, और निकिल का अगर परमाणु भार देखें बेटा तो निकिल का परमाणु भार है 58.7। तो निकिल का तो कम है ना, कोबाल्ट का ज्यादा है, तो कोबाल्ट तो बाद में आना चाहिए था, निकिल पहले आना चाहिए था। लेकिन आप देख रहे हो निकिल बाद में, कोबाल्ट पहले है। तो कहीं कहीं क्या हुआ, ये अपने रूल्स के अपोजिट भी गए, अपने रूल्स के अगेंस्ट भी गए, क्योंकि जब इसको पहले रख रहे थे तो प्रॉपर्टी में समानता नहीं आ रही थी।
बाद में रख रहे तो प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटी आ रही थी। तो जरूर इन्होंने परमाणु भार का कॉन्सेप्ट ही देखा, इन्होंने सब प्रॉपर्टी की सिमिलैरिटी भी देखी है, समानता भी देखी है, गुणों को समानता के आधार पर भी इन्होंने अरेंजमेंट करा। तो कहीं कहीं अपने रूल्स के अगेंस्ट भी गए, नियम के अपोजिट भी गए। आप देख रहे हो कि परमाणु भार का बढ़ता क्रम, तो कोबाल्ट बाद में आना चाहिए, निकिल पहले आना चाहिए था, जबकि निकिल बाद में, कोबाल्ट पहले। क्लियर है? और भी देख सकते हो आप, और भी यहां पर आयोडीन, और आप देख सकते हो टेल्यूरियम, टी। यहां देखो टी का 127 अगर मैं टेल्यूरियम की बात करूं तो इसका परमाणु भार 127.6, जबकि आयोडीन का परमाणु भार 126.9। अब मुझे बताओ किसका ज्यादा है भाई? टेल्यूरियम का ज्यादा है ना, तो वो बाद में आना चाहिए था, आयोडीन पहले आना चाहिए था। लेकिन जब मैं आयोडीन को यहां रख रहा हूं तो प्रॉपर्टी में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, कोई समानता ही नहीं है। लेकिन जब यहां रख रहा हूं आयोडीन को तो प्रॉपर्टी में क्या थी? समानता थी। तो अपने रूल्स के अगेंस्ट भी गए, और ये इसका एक फेलियर पॉइंट भी रहा है। खैर वो भी देखेंगे हम अच्छे से, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। पीरियोडिक टेबल क्लियर है? बाकी हम धीरे धीरे अपने नोट्स पे चल रहे हैं और धीरे धीरे वहीं पर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते रहेंगे बेटा, चलते रहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं बेटा मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी के बारे में। ध्यान रखना बेटा, मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी पूछ ली जाती है एग्जाम में। क्लियर है बात? पहली बात। लेकिन आपको मेन पॉइंट्स अगर याद हो तो ये ज्यादा बेहतर है, मेन पॉइंट्स तो आपको याद करने ही करने हैं। आगे देखो बेटा, यहाँ पर मेंडेलीव ने तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखकर तत्वों को एक सारणी के रूप में क्रमबद्ध किया, एक टेबल्स बनाई। अच्छा, जिसे मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी कहते हैं। मेंडेलीव की सारणी में कुल 8 वर्ग, जिसे हम समूह बोल रहे हैं या फिर ऊर्ध्वाधर खाने बोल रहे हैं इस तरीके से, तथा 7 आवर्त जिसमें हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज पंक्तियां। ये ऐसे 1 2 3 इस तरीके से क्षैतिज पंक्तियां बेटा। अच्छा, क्षैतिज पंक्तियां थी। सारणी बनाते समय मेंडेलीव ने तत्वों के परमाणु भार तथा उनके गुणों, तत्वों के परमाणु भार भी और उनके गुणों दोनों पर ध्यान दिया। ऐसे नहीं कि परमाणु भार पे ध्यान दिया, गुणों पर भी ध्यान दिया बेटा। अतः कई स्थानों पर अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को पहले, जिनका परमाणु भार ज्यादा है उनको पहले, और जिनका कम है उनको बाद में, कम परमाणु भार वाले तत्वों को बाद में रखना पड़ा, ताकि समान गुण वाले तत्व एक साथ रखे जा सके। ये अभी मैंने आपको दिखाया पीरियोडिक टेबल के अंदर कि जो जिनका परमाणु भार ज्यादा था उनको पहले रखा, और जिनका कम था उनको बाद में रखा। जबकि आप समझदार हो कि तत्वों को जो रखा जा रहा है वो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जा रहा है। तो जो कम वाला है वो पहले आएगा, जो ज्यादा वाला है वो बाद में आएगा। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, कम वालों को बाद में, ज्यादा वालों को पहले, क्योंकि प्रॉपर्टी में समानता नहीं आ रही थी, तो उसको भी तो दिमाग में रखना था। तो ये अपने रूल्स के अगेंस्ट भी चले गए थे। अच्छा, आगे चलते हैं बेटा। मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी में शून्य वर्ग नहीं था। मैंने आपको बताया कि उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, उस समय नहीं हुई थी बेटा अक्रिय गैस की खोज। आगे चलते हैं। ये टेबल्स आप वहां से बना सकते हो या यहां से बना सकते हो, जहां आपको अच्छी समझ में आ जाए, अच्छा दिख जाए, वहां से आप बना लेना बेटा। इसके बारे में समझा चुका हूं। अब आगे देखो बेटा, मेंडेलीव के समय में लगभग 63 तत्व ज्ञात थे। उस समय अक्रिय गैसें भी ज्ञात नहीं थी, इसलिए सारणी बनाते समय मेंडेलीव ने कई स्थान खाली छोड़ दिए। जब सारणी बन रही थी तो कई स्थान खाली छोड़ दिए। अब वो स्थान खाली कैसे छोड़ दिए, कैसे दिमाग में आया? तो क्या था, एक परमाणु भार, एक एटम्स के बाद जो दूसरा एटम्स आ रहा था उसके परमाणु भार में जो बदलाव था वो बहुत बड़ा था। यानी कि इसका अगर 10 है तो इसका 25-30 जा रहा था। तो परमाणु भार बहुत ज्यादा होने की वजह से उन्होंने कहा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी अभी खोज नहीं हुई, यानी कि जिनकी खोज होनी बाकी है, जो इस परमाणु भार, लगभग ये इनका परमाणु भार होगा और इनका घनत्व ये होगा, सारी प्रॉपर्टीज उन्होंने बता दी थी कि जो खोज होगी जिन तत्वों की उनका परमाणु भार क्या होगा, इन चीजों के बारे में बताया था उन्होंने। अच्छा, आगे चलते। अब उन तत्वों की खोज हो चुकी है जिसके लिए मेंडेलीव ने सारणी में रिक्त स्थान छोड़ दिए। इन सब तत्वों के गुण वही पाए गए, इन सब तत्वों की जिनकी खोज हुई, इनके गुण वही पाए गए जिनकी मेंडेलीव ने इनकी खोज होने से पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। मेंडेलीव ने बता दिया था बेटा कि जो एलिमेंट्स आप डिस्कवर करोगे उनका परमाणु भार ये होगा, उनका घनत्व इतना होगा, समझ रहे हो ना बात को, इनका परावर्त जो अपवर्तनांक है वो इतना होगा, इनका साइज इतना होगा, परमाणु आकार, बहुत सारी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो
उन्होंने बता दी थी। और जब उनको खोज हुई, जब उनकी खोज हुई तो लगभग सिमिलैरिटी शो हुई, लगभग समानता प्रदर्शित हुई, यानी कि जो भविष्यवाणी की थी वही उनकी प्रॉपर्टी निकल कर आई। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट था। आगे और भी देखेंगे हम। अब बात करते हैं मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी। हालांकि हम एक और बात कहने वाले थे बेटा कि जो जिन तत्वों का खाली स्थान छोड़ा था, जिन तत्वों की खोज हुई थी, वो हमारे पास गैलियम था बेटा जी है, वो हमारे पास जर्मेनियम था, ये कुछ एलिमेंट्स थे, वो स्कैंडियम था, ये कुछ एलिमेंट्स थे जिनके उन्होंने स्थान छोड़े थे। और बाद में जब इन एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तो जो प्रॉपर्टी उन्होंने बताई थी इन एलिमेंट्स की वही प्रॉपर्टी आई। इनका नाम क्या रखा गया वो हम आगे डिस्कस कर ही लेंगे, तो पता चल जाएगा सारी चीजें आपको। बात अगर करें बेटा मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी का महत्व, उसका इंपोर्टेंस क्या था, तो चेक करो। मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी निम्नलिखित के लिए उपयोगी सिद्ध हुई। पहला, तत्वों के गुणों के अध्ययन में। भाई जो तत्वों के जो गुण थे उनका अध्ययन करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि जो समान गुणों वाले तत्व थे वो समान समूह में स्थान पा रहे थे। तो अगर मैं एक ग्रुप की प्रॉपर्टी पता चल जाए थी मुझे, यानी कि एक एलिमेंट्स की अगर प्रॉपर्टी मुझे पता है, तो उस ग्रुप के अंदर जितने उसके जैसे एलिमेंट्स है उन सबकी प्रॉपर्टी पता है। मान लीजिए मैं आपको जस्ट फील कराता हूं, मेरे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये एलिमेंट्स है बेटा। अब ये फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स है। अब मैं जो प्रॉपर्टी एक तत्व की देखता था, लिथियम की देखता था, जो गुण लिथियम के होंगे वही इसके, वही इसके, वही इसके, वही इसके। तो अगर मुझे एक तत्व की प्रॉपर्टी पता चल गई तो बाकी समूह में उपस्थित सभी तत्वों की प्रॉपर्टी का पता चल जाता था। तो अब गुणों के अध्ययन करना क्या हो गया, बहुत आसान हो गया। भाई ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट्स देखो, उसे उठाओ, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी उस ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स है उसके उन सभी तत्वों की जो प्रॉपर्टी होगी, उन सभी तत्वों के जो गुण होंगे वो समान होंगे। मान लीजिए सेकेंड ए का एलिमेंट्स है, सेकेंड ए का बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनमें से कोई एक तत्व उठाओ, अब इसके गुण देख लो, जो इसके प्रॉपर्टी होगी, जो इसके गुण होंगे, बाकी वही प्रॉपर्टी इन एलिमेंट्स की होगी। तो किसी एक तत्व का गुण देख लो, बाकी सब तत्वों के गुणों को समझना क्या हो गया था, आसान हो गया था बेटा। तो आप देख सकते हो मेंडेलीव की आवर्त सारणी से तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण धर्म का अध्ययन सरल हो गया, क्योंकि समान गुण धर्म वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया है। अतः किसी समूह में उपस्थित किसी एक तत्व के गुणों का अध्ययन करने से, किसी एक तत्व के गुणों का अध्ययन कर लो तो उस समूह के शेष तत्वों के गुणों का स्वतः ही ज्ञान हो जाता था। मतलब अगर मुझे इसका पता चल गया तो बाकी इन तत्वों का भी पता चल गया। अगर मुझे इसका पता चल गया, अगर मुझे इनमें से किसी एक का पता चल गया तो बाकी तत्वों की प्रॉपर्टी का भी पता चल गया बेटा। क्लियर है, बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं बेटा। तो मेंडेलीव का ये एक बड़ा एडवांटेजेस था कि प्रॉपर्टी का अध्ययन करना क्या हो गया था, सरल हो गया था, गुणों का अध्ययन करना बहुत आसान हो गया था। दूसरा इसका बड़ा अचीवमेंट ये था कि सही परमाणु भार और संयोजकता ज्ञात करने में, यानी कि जो हमारे पास जो हम कुछ एलिमेंट्स थे उनकी संयोजकता गलत पढ़ रहे थे, उनका परमाणु भार गलत पढ़ रहे थे, तो इसकी हेल्प से उनकी संयोजकता और उनका परमाणु भार भी हम सही कर पाए, मतलब मेंडेलीव सही कर पाए। तो देखो मेंडेलीव की आवर्त सारणी की सहायता से अनेक दोषपूर्ण परमाणु भारों वे संयोजकता को संशोधित किया जा सका। जैसे हम यहां देखो बेटा एग्जाम्पल में, जो बेरिलियम था, बेरिलियम 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 अब ये जो बेरिलियम था बेटा, इसका जो हम परमाणु भार पढ़ते थे, परमाणु भार वो 13.5 पढ़ते थे। और जो संयोजकता थी बेटा, संयोजकता वैलेंसी वो पढ़ते थे बेटा मिस की 3। अब जब बेरिलियम को देखा गया तो बेरिलियम जिसका परमाणु भार 13.5 है और जिसकी संयोजकता 3 है, ये मेंडेलीव के अकॉर्डिंग स्थान नहीं पा रहा था आवर्त सारणी मेंडेलीव की। मेंडेलीव ने इस पर चर्चा करी, इस पर गौर दिया। तो जब चर्चा करी, गौर दिया, तो मेंडेलीव ने कहा कि जो भाई जो हमारे पास परमाणु भार होता है, जो परमाणु भार होता है वो बराबर होता है संयोजकता
संयोजकता गुना तुल्यांकी भार के, तुल्यांकी भार के। अब जो बेरिलियम का तुल्यांकी भार था वो था 4.5। बेरिलियम का तुल्यांकी भार कितना था? 4.5। जब मैं संयोजकता 3 मानता था तो उसका परमाणु भार कितना था? 13.5। इन्होंने कहा कि आप बेरिलियम की संयोजकता 2 मानो और तुल्यांकी भार कितना होगा? 4.5 होगा, तो फिर परमाणु भार निकल कर आ जाएगा इसका 9। तो फिर इसका परमाणु भार कितना निकल कर आएगा बेटा? इसका परमाणु भार 9 आ जाएगा, क्योंकि 4 दूनी 8, 0.5 इंटू 1 हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। तो इस बेसिस पर इन्होंने कहा कि जो बेरिलियम का बेटा जो परमाणु भार है वो 13.5 नहीं है और संयोजकता 3 नहीं है, बल्कि जो बेरिलियम का परमाणु भार है वो 9 है और संयोजकता जो है बेटा बेरिलियम की वो हमारे पास 2 है। अब जब ये देखा तो इसके बेसिस पर आराम से ये स्थान पा गया, सेकंड ग्रुप सेकंड एक एलिमेंट्स हो गया, आराम से प्रॉपर्टी सिमिलैरिटी शो कर रहा था। तो इन्होंने कहा कि जो बेरिलियम का परमाणु भार है वो 9 है और संयोजकता जो है वो 2 है। तो इन्होंने बहुत सारे दोषपूर्ण जो तत्व थे उनके परमाणु भार में भी संशोधन किया, बदलाव किया और उनकी संयोजकता में भी बदलाव किया और बिल्कुल वो सटीक हुए। क्लियर है बात? आगे चलते हैं बेटा। अब अगर बात करें बेटा हम तीसरे पॉइंट की, तो आप देख सकते हो नए तत्व की खोज में, नए तत्व की खोज करना बहुत आसान हो गया। आप देखिए उन्होंने जो रिक्त स्थान छोड़े थे कि यहाँ पर नया एलिमेंट्स आएगा, अब उनकी प्रॉपर्टी तो सारी बता दी थी। अब जब कोई साइंटिस्ट उसके बारे में रिसर्च करेगा, उसको डिस्कवर करेगा, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी उनको पता ही है कि भाई ये प्रॉपर्टी शायद ये जो एलिमेंट है जो डिस्कवर होने हैं, जो डिस्कवर होने जिनकी खोज होनी है उनकी प्रॉपर्टी ऐसी ऐसी होनी चाहिए थी। तो यानी कि हमारे पास नए एलिमेंट्स की खोज करना हमारे लिए क्या हो गया था? आसान हो गया था। तो देखते बेटा मेंडलीव को आवर्त सारणी बनाते समय कई स्थानों पर परमाणु भारों में काफी अंतर मिला। परमाणु भारों मैंने बताया था ना, काफी डिफरेंस मिला, अंतर मिला। इस संबंध में मेंडलीव ने विचार दिया कि अभी अनेक तत्व ज्ञात नहीं है, अर्थात जिन्हें खोजा जाना है, अभी डिस्कवर होने। अतः मेंडलीव ने इन तत्वों के लिए बीच बीच में रिक्त स्थान छोड़ दिए, बीच बीच में खाली स्थान छोड़ दिए। बाद में ये तत्व खोजे गए, बाद में इन तत्वों की डिस्कवरी हुई तथा इनके स्थान पर वे गुण वही थे जिनका मेंडलीव वर्णन कर चुके थे। उनके वही गुण थे जिनका मेंडलीव क्या कर चुके थे बेटा? वर्णन कर चुके थे। अच्छा, जैसे ध्यान से सुनना बेटा, जैसे स्कैंडियम, गैलियम Ga, जर्मेनियम G। ध्यान से सुनना, ध्यान से बेटा, जो गैलियम था वो एल्यूमिनियम के नीचे स्थान छोड़ा था। गैलियम का स्थान कहां छोड़ा था बेटा? एल्यूमिनियम के नीचे। जर्मेनियम का जो स्थान था वो कहां छोड़ा था? सिलिकॉन के पीछे, सॉरी सिलिकॉन के नीचे। जर्मेनियम का स्थान सिलिकॉन के नीचे छोड़ा था, एल्यूमिनियम का गैलियम के, और स्कैंडियम के उन्होंने कहा बोरोन, बोरोन स्कैंडियम को। इसी के बेसिस पे इन्होंने नाम रखा। इन्होंने गैलियम का नाम रखा एका एल्यूमिनियम। जब रिक्त स्थान छोड़ा तो उसका नाम रखा था ना कि यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आएगा, तो इसका नाम रखा एका एल्यूमिनियम। इसका नाम रखा बेटा एका सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे एका सिलिकॉन, और इसका नाम रखा एका बोरोन, एका बोरोन। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एका बोरोन तत्व है या एका सिलिकॉन है, तत्व कौन सा? एका सिलिकॉन या एका एल्यूमिनियम कौन है? एका एल्यूमिनियम, वो तत्व पूछ लेगा आपसे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करना और काफी इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए आपको ये मिस नहीं करनी। चेक करो, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम आदि जिन्हें मेंडलीव ने क्रम से एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम तथा एका सिलिकॉन नाम देकर आवर्त सारणी में इनके लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। इनके गुण भी इनके लिए छोड़े गए स्थानों के अनुरूप पाए गए, यानी कि जो स्थान छोड़कर इन्होंने प्रॉपर्टी बताई थी कि जो एका एल्यूमिनियम इसकी प्रॉपर्टी ये होगी, इसका अपवर्तनांक ये होगा, इसका घनत्व ये होगा, वो प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर हमें मिली थी। बात समझ में आ गई होगी आपको, और डिक्टो चीजें समझ में आ भी रही होगी आपको। और इसमें आपको इसी तरीके से चीजों को समझाया भी जा सकता है, क्योंकि हिस्ट्रिकल बातें हैं, थ्योरेटिकल बातें, कोई प्रूफ तो हम कर नहीं सकते। बात समझ में आ रही होगी आपको, इसलिए आपको चीजों को समझना होगा, नोटिस करनी होगी। जैसे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं कहूं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक का एल्यूमिनियम तत्व है। अब आपको एक एल्यूमिनियम तत्व पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम के नीचे कौन आता है भाई? गैलियम ही तो आता है, बैंगन, आलू, गाजर, Ga। समझ रहे हो बात को? गुड।
ऐसे आपको एका सिलिकॉन, भाई सिलिकॉन के नीचे कौन आता है, कहे सीता जी, जी तो आता है जर्मेनियम। ऐसे ही बोरोन, एका बोरोन, एका बोरोन कौन है, स्कैंडियम है बेटा। आपको ये एलिमेंट्स पता हो क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे चले, बहुत बढ़िया बेटा। अब बात करें मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के दोष। देखो अगर आपको कोई भी पॉइंट या कोई भी चीज में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम भी विजन इंस्टीट्यूट MZN है, आप जुड़ सकते हो बेटा। और इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक भी दे देंगे, तो आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। चैनल के माध्यम से आप हमारे से प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, जो भी आपको पर्सनल प्रॉब्लम है, नहीं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपको जरूर जरूर सॉल्व की जाएगी, वो आपकी प्रॉब्लम्स। चलिए देखिए मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के दोष, क्या क्या कमियां थी भाई मेंडलीव की आवर्त सारणी में। सबसे पहले देखो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के प्रमुख दोष निम्नलिखित है। पहला, अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले स्थान देना। सिंपल सी बात है भाई, जब आप एक नियम दे रहे हो कि तत्वों का जो भौतिक और रासायनिक गुण है परमाणु भारों के आवर्ती फलन है, यानी कि जो तत्वों का अरेंजमेंट किया गया है वो परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में किया गया है। और जब आप परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में कर रहे हो तो उसी ऑर्डर में रखना था। आपने तो परमाणु कम परमाणु भार वाले को बाद में रख दिया और ज्यादा परमाणु भार वाले को पहले रख दिया, तो ये एक फेलियर पॉइंट था। जैसे एग्जाम्पल में कोबाल्ट का 58.9 होता है और निकिल का 58.7 होता है, ये पहले रखा गया, कोबाल्ट को पहले रखा गया, निकिल को बाद में, जबकि निकिल पहले आना चाहिए था, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए था। तो ये नहीं होना चाहिए था, ये भी इसका एक फेलियर पॉइंट था। दूसरा बेटा, अनेक स्थानों पर समान गुणों वाले तत्वों को अलग, समान गुणों वाले तत्वों को अलग एवं अत्यंत कम समानता वाले तत्वों को समान समूह में रखा गया। आपने देखा था, मैंने आपको बताया था कि पोटेशियम के साथ कॉपर को रखा गया है भाई, रुबिडियम के साथ सिल्वर को रखा गया है। अब इनमें तो कोई भी प्रॉपर्टी में समानता नहीं है, इनमें तो कोई भी प्रॉपर्टी में समानता, इसे फर्स्ट ए कहा यानी कि ए और इसे बी कहा, इनमें कोई भी प्रॉपर्टी में समानता नहीं है, दोनों फर्स्ट ए के हैं बेटा, फर्स्ट ए के, इनमें प्रॉपर्टी में कोई भी समानता नहीं है। आप देख सकते हो मेंडलीव की आवर्त सारणी, आप खोल सकते हो बेटा मोबाइल में, जिस भी चीज में आपको दिख जाएगा कि पोटेशियम कॉपर के साथ कोई भी सिमिलैरिटी शो नहीं करता, और मेंडलीव ने साथ में रख रखा है, एक ही समूह में रख रखा है, जबकि इनके बीच तो बहुत कम समानता है। तो ये भी इसका एक फेलियर पॉइंट था कि भाई जब इनमें कोई समानता नहीं है, कोई सिमिलैरिटी नहीं है, सिर्फ इसके कि इनकी संयोजकता समान है और भी और कोई इनमें सिमिलैरिटी नहीं है, तो फिर इनको साथ में क्यों रखा, तो ये भी एक इसका फेलियर पॉइंट था। क्लियर बात। तीसरा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान इसके गुणों के कारण विवादित रहा, यानी कि जो हाइड्रोजन का स्थान है ये विवादित रहा कि हाइड्रोजन को कहां रखा जाए इसके गुणों के आधार पर। लेकिन मेंडलीव ने इसको कौन से समूह में रखा, मेंडलीव ने इसे प्रथम समूह में स्थान दिया गया। देखो जो हाइड्रोजन है बेटा, वो हमारे पास जो हाइड्रोजन है, ध्यान से सुनो बेटा, जो हाइड्रोजन है वो ग्रुप फर्स्ट ए की तरह भी बिहेव करता है और ग्रुप सेवंथ ए की तरह भी बिहेव करता है, दोनों की तरह बिहेव करता है, फर्स्ट ए की तरह भी और सेवंथ ए। भाई फर्स्ट ए क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ये भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग के H+ में कन्वर्ट हो जाता है। सेवंथ ए क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ये भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H- में कन्वर्ट हो जाता है। सेवंथ ए में कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फर्स्ट ए में कौन आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम वगैरह वगैरह, आपको पता है। तो हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट ए की भी प्रॉपर्टी शो करता है और सेवंथ ए की, मतलब ये धातु है तो हाइड्रोजन धातु की तरह भी बिहेव करता है और हाइड्रोजन अधातु की तरह भी बिहेव करता है। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी बेटा धातु के साथ अधातु की तरह बिहेव करेगा और अधातु के साथ धातु की तरह बिहेव करेगा। तो हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं है, लेकिन मेंडलीव ने इसे कहां रख दिया, पहले जगह रख दिया, पहले समूह में रख दिया। जबकि हाइड्रोजन सातवें के साथ भी तो समानता प्रदर्शित करता है, तो पहले में क्यों रखा भाई। तो ये एक बड़ा फेलियर पॉइंट था मेंडलीव का, हाइड्रोजन का स्थान को फिक्स नहीं कर पाए थे। आगे चलते हैं बेटा। उसके बाद बेटा हमारे पास दो चीजें थी, एक संभारिक था और एक समस्थानिक था। अब समस्थानिक क्या होते हैं, जिनके परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। परमाणु भार जब भिन्न भिन्न होंगे तो उनका नाम इन्होंने रखा समस्थानिक बेटा। जिनके परमाणु भार अलग अलग होते हैं उनका नाम इन्होंने क्या रखा, समस्थानिक। जैसे
हाइड्रोजन के हमारे पास 3 समस्थानिक है, 1H1, 1H2, 1H3। अब इनके परमाणु भार अलग अलग है, आप देख सकते हो परमाणु भार अलग अलग है। और अगर मैं बढ़ते क्रम में रखूं तो तीनों को हमें अलग अलग स्थान देना चाहिए, जबकि इनकी प्रॉपर्टी समान है। प्रॉपर्टी अगर समान है यानी कि तीनों समानता प्रदर्शित कर रहे हैं तो इनका स्थान भी समान होना चाहिए, लेकिन परमाणु भार के अकॉर्डिंग अलग अलग स्थान मिल रहा था। तो मेंडलीव समस्थानिकों का स्थान नहीं बता पाए कि समस्थानिकों को पीरियोडिक टेबल में कहां रखा जाए, आवर्त सारणी में कहां रखा जाए। इसी प्रकार से हमारे पास एक वर्ड आया संभारिक। संभारिक बेटा, संभारिक किसे बोलते हैं? जिनके परमाणु भार समान होते हैं। परमाणु भार समान होने से इनकी प्रॉपर्टी भिन्न भिन्न थी। प्रॉपर्टी इनकी कैसी थी बेटा? भिन्न भिन्न, गुण अलग अलग थे। अब गुण अलग अलग है, गुण अलग अलग है, परमाणु भार समान है। मेंडलीव कह रहे हैं अगर परमाणु भार समान होंगे तो गुण भी समान होंगे। यहां उल्टा हो रहा है, परमाणु भार समान लेकिन गुण क्या है? अलग अलग है। तो मेंडलीव संभारिक को भी स्थान नहीं दे पाई। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी हो ना तो उसमें संभारिक का कोई स्थान बन पाया, ना ही समस्थानिक का कोई स्थान बन पाया। तो ये भी इसका एक दोषपूर्ण था। देख सकते हो कई तत्वों के परमाणुओं के परमाणु भार भिन्न भिन्न पाए गए, जिन्हें समस्थानिक कहा गया। मेंडलीव ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि इन समस्थानिकों को सारणी में किस प्रकार स्थान दिया जाए। राइट, इसी प्रकार संभारिकों के परमाणु भार समान होते हैं। संभारिकों के परमाणु भार क्या होते हैं बेटा? समान, परंतु उनके गुण भिन्न होते हैं। उनके गुण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में संभारिकों को भी कोई स्थान नहीं दिया गया। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें हम संभारिकों को भी कोई स्थान नहीं दे पाए थे। तो ये था हमारे पास मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी, जो कि हमने आपको डिटेल में चीजें सारी बात बताई, एक भी बात आपसे हाइड नहीं रखी, जो भी बात हो सकती थी हमने वो करी। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट हुए होंगे। पढ़ते रहिए बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट।